मेरे समय में दलित सवर्ण भेदभाव था या नहीं, मुझसे किसी बच्चे ने पूछा। आनंद डिवाइन चैनल पर पूछा। मुझे उम्मीद है कि इस चैनल पर ये वीडियो वे सभी लोग देख लेंगे जिन्हें इस बारे में जिज्ञासा है। आईएएस पीसीएस के लिए निबंध के काम का विषय भी इसमें मिलेगा आपको। सोशियोलॉजी से संबंधित ज्ञान भी मिलेगा। यजमानी प्रथा का वर्णन मिलेगा जो एमएन श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक में डिस्क्राइब की है। जीएस के फर्स्ट पेपर का मैटर मिलेगा। देख डालिए, P1 बैच के लिए वीडियो है, सबके लिए ओपन है। मैं ब्राह्मण जाति को बिलोंग करता हूं, दीक्षित हूं। जाति प्रथा में विश्वास नहीं करता, इसलिए प्रदीक्षित लिखता हूं। कक्षा 3 में मेरा सीधा एडमिशन मॉन्टेसरी स्कूल में हुआ था, जो अभिजात्य वर्ग का स्कूल था, यानी जिसमें बड़े लोगों के बच्चे ही पढ़ते थे क्योंकि फीस ज़्यादा थी। वो स्कूल चल नहीं पाया क्योंकि भरथना जैसी जगह में, इटावा में, भरथना कस्बे में, उस स्कूल को अफोर्ड करने वाले लोग नहीं मिले, तो मेरी कक्षा 4 की पढ़ाई समस्या में पड़ गई, तो मुझे प्राइमरी स्कूल में आना पड़ा। मैंने अपने बचपन में बिल्कुल भी, मैं बहुत जागरूक बच्चा था, मैंने कोई दलित उत्पीड़न नहीं देखा। मैंने अपने बचपन में, अपने कस्बे में, अपने मोहल्ले में कोई दलित उत्पीड़न नहीं देखा। कक्षा 5 में मेरे पिता ने अत्यंत समाजवाद से प्रेरित होकर मेरा एडमिशन आधारिक प्राथमिक परिगणित विद्यालय भरथना में करवाया, जिसे सीधी भाषा में अछूत स्कूल कहते थे, जिसमें दलित जाति के बच्चे पढ़ते थे, लेकिन सवर्णों के पढ़ने पर कोई रोक नहीं थी। उन्होंने प्रधानाध्यापक फूल सिंह जी से पूछा कि क्या हम अपने बच्चे को आपके यहाँ पढ़वाएं। फूल सिंह जी मेरे पिताजी के शिष्य थे। फूल सिंह जी ने सहर्ष कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या इन बच्चों के बीच में ये बच्चा एडजस्ट कर पाएगा? ये बच्चे बहुत साफ सुथरे नहीं रहते हैं, इनकी बोलचाल अलग ढंग की है, इनके संस्कार अलग ढंग के हैं। आपके संस्कार, बोलचाल और हाइजीन अलग तरीके की है। मेरे पिता ने कहा कि मैं खुद देखूंगा कि तुम उन बच्चों की हाइजीन सुधारते हो कि नहीं। मेरे पिता ने कहा कि मेरा बच्चा इसलिए ना पढ़े कि वे बच्चे अनहाइजीनिक तरीके से रहते हैं, ये तो नहीं होगा। मेरा बच्चा पढ़ेगा, नहाया धोया हुआ, तैयार, स्वस्थ तरीके से। लेकिन फूल सिंह, तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि तुम उन सब बच्चों को भी प्रतिदिन वे स्नान करके आएं और प्रतिदिन वे तैयार रहें और सुंदर अच्छे वस्त्रों में रहें, ये सुनिश्चित करना तुम्हारा काम है। मैं बेसिक शिक्षा अधिकारी से तुम्हारी अनुशंसा करूंगा। मेरे पिताजी प्राध्यापक थे, लेक्चरर थे। उनसे मैं अनुशंसा करूंगा कि तुम्हारे लिए अच्छा लिखें। तुम बेटा स्कूल को बहुत अच्छा बनाओ और दलित बच्चों को क्यों सदैव उसी तरह रहने देते हो जैसे वो अपनी बस्तियों में रहते हैं? उन्हें भी साफ सुथरे ढंग से रहना सिखाओ। फूल सिंह जी ने मेरे पिताजी की बात मानी। मैं उस स्कूल में पढ़ा, बच्चे साफ सुथरे, सब मुझे बहुत अच्छे से याद है कि सारे बच्चे बहुत अच्छे थे। बोलचाल तो भरथना की बोली बोला करते थे, मैं कभी लोकल बोली नहीं बोला। मेरे पिता लोकल बोली नहीं बोलते थे, माँ बोलती थी, लेकिन मैं सदैव खड़ी बोली बोलता था। मैं स्कूल का मॉनिटर बनाया गया कक्षा 5 का, और मैं छात्र प्रतिनिधि बनाया गया बाल सभा का। बाल सभा में जो बच्चे बोलते थे बहुत अच्छी तरीके से बोलते थे, उनमें कोई
जिसे हम कहें कि दलितपन जैसी चीज नहीं थी। ये तो हुई स्कूल की बात। मेरी तमाम बच्चों से दोस्ती थी। निश्चय ही मेरे अलावा सभी दलित बच्चे थे। पूरन सिंह विशोक का नाम मुझे अभी भी याद है। ऐसे तमाम बच्चे थे। उम्मेद सिंह एक लड़का था। लड़के ही पढ़ते थे, लड़कियां नहीं पढ़ती थी। ये सौभाग्य मुझे बचपन में कभी प्राप्त नहीं हुआ। बचपन में क्या, जवानी में भी प्राप्त नहीं हुआ। कोएड इस कॉलेज में पढ़ने के बावजूद भी कक्षा में कोई लड़की नहीं थी। इतना सौभाग्यशाली मैं था मैथमेटिक्स साइड लेने की वजह से। एनीवे वो एक विषयांतर है, अलग विषय है, आज उसकी बात नहीं करेंगे, फिर कभी मजे के लिए करेंगे बात। बचपन में मेरे मोहल्ले में 50 घर थे और आज भी हैं। ब्रजराज नगर भरथना जैन मंदिर वाली गली, सब जातियों के लोग उसमें रहते थे। अब यहां मैं सोशलॉजी की एक बात बताऊं। आम आदमी जिसने सोशलॉजी नहीं पढ़ी है वो बेचारा जानता ही नहीं है कि भेदभाव होता क्या। तमाम लोग कहते हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि उस जमाने में दलित सवर्ण भेदभाव ना हो। ये अक्ल की कमी है, लोगों की समझदारी की कमी है। भेदभाव संसार में सदैव रहेगा, जब तक दुनिया है तब तक। लेकिन असल में भेदभाव 2 तरह का होता है। ये जानकारी लोगों को नहीं है, बल्कि 3 तरह का होता है। पहला होता है विभेदीकरण। विभेदीकरण का मतलब ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये बच्चा है, ये बुजुर्ग है, ये इस जाति का है, वो उस जाति का है। इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन, इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। ये विभेदीकरण है। लेकिन जब इसमें ऊंच नीच की भावना आ जाती है कि तुम बच्चे हो, बुजुर्गों का सम्मान करो, बुजुर्ग तुमसे ऊंची इस हैसियत में हैं, मैं पुरुष हूं, स्त्रियां मुझसे नीची पोजीशन में हैं, पत्नी को पति का सम्मान करना चाहिए, पैर छूना चाहिए, तो इसको कहते हैं स्तरीकरण, स्ट्रेटिफिकेशन। और जब इसको स्वीकार कर लिया जाता है और सदियों तक ये परंपरा चली आती है, तब इसको कहते हैं हायरार्की, यानी पद सोपान क्रम। तो जो भेदभाव, जो बुरी नज़र से जो नज़र आता है हमें, जिस भेदभाव को हम कहते हैं कि भाई दलित सवर्ण भेदभाव है, भेदभाव तो रहेगा। कोई दलित जाति को बिलोंग कर रहा, कोई सवर्ण जाति को बिलोंग कर रहा, वो तो रहेगा। लेकिन सवर्ण जाति वाला दलित जाति वाले का अपमान ना करे और दलित जाति वाला सवर्ण जाति से घृणा ना करे। तो ये एक आदर्श स्थिति हुई। एम.एन. श्रीनिवास ने अपनी पुस्तकों में जजमानी प्रथा का वर्णन किया है। जजमानी, यजमान और कर्मकार। उन्होंने कर्मकार की जगह कमीन शब्द लिखा है, लेकिन आजकल ये शब्द गाली जैसा लगता है, इसलिए मैं कर्मकार शब्द प्रयोग कर रहा हूं। यजमान जिस यानी एम्प्लॉयर, और कर्मकार यानी एम्प्लॉय। तो यजमान ठाकुर ब्राह्मणों के घर में जो चतुर्थ वर्ण के लोग या वणिक जाति के लोग, वैश्य वर्ण के लोग काम किया करते थे, वे कर्मकार थे। बेचने वाले आते थे। याद रखिए, पंडित और जौहरी भी कर्मकार होते थे। ठाकुर साहब के यहाँ अगर पंडित जी कथा बाँचने आते हैं तो ठाकुर साहब यजमान और पंडित जी कर्मकार। लेकिन पंडितों ने कमीन शब्द बड़ी सफाई से अपने लिए हटा दिया, वैश्यों ने भी हटा दिया। हम कमीन नहीं हैं। यह एम.एन. श्रीनिवास की पुस्तक में लिखा हुआ, आप पढ़ सकते हैं। कमीन का अर्थ कोई गाली गलौज नहीं था। कमीन का अर्थ था काम करने वाला, कमाने वाला, जो कमाता है। बहुत नॉर्मल सा वर्ड है, अर्निंग, कमाने वाला कमीन। आपको ताज्जुब होगा, हमारे यहाँ जो
सफाई कर्मी महिला आती थी, एक वृद्ध महिला थी जो घर घर में मल की सफाई किया करती थी, तो वे इस क्रिया को कमाना कहती थी। इतने घर कमा लिए। शादी ब्याहों में लड़के वाले लड़की वालों को तो कुछ देते नहीं हैं, लेकिन वो लोग साड़ियाँ ज़रूर लाते थे। किसके लिए? बड़े आराम से और बिना किसी अपमान के एक शब्द कहा जाता था। लड़की वाले कहते थे, कमीनों की साड़ियाँ कहाँ हैं? और उस वर्ग के लोग नाई धोबी, चर्मकार इत्यादि बड़े आराम से इस शब्द को स्वीकार करते थे और झिगरते थे। झिगरने का मतलब लड़ते थे। प्रेम पूर्वक लड़ने को झिगरना कहते हैं। झिगरते थे कि कमीनों की साड़ियाँ अच्छी नहीं आई हैं, 1-1 रुपया और दो उसके साथ में। ये शब्द गाली नहीं थी। धर्मेंद्र की फिल्मों ने गाली बना दी इसे। लेकिन ये शब्द गाली नहीं था। जजमानी प्रथा में अपमान नहीं था। जजमानी प्रथा में अगर हवेली पर जो नाई आते हैं बाल बनाने के लिए, बदले में उन्हें अनाज मिलता था, गालियां नहीं मिलती थी। या जो चर्मकार आते थे जूते पहनाने के लिए, या चमड़े के वस्त्र बनाकर देने के लिए, या चमड़े की बेल्ट वगैरह हंटर वंटर बना के देते थे, उनको अपमानित नहीं किया जाता था। एक ये बहुत ही अच्छा युग उन्होंने बताया है एम.एन. श्रीनिवास ने। एक बहुत सुंदर वर्णन किया है इन बातों का। दोषी एंड जैन की समाजशास्त्र की पुस्तकों में ये सब वर्णन भी मिलेगा आपको। जेपी सिंह की समाजशास्त्र की पुस्तक में ये वर्णन मिलेगा आपको। गाली गलौज नहीं थी। बाद का जो फ्यूडलिस्टिक एरा है, जो फ्यूडल युग है, सामंतवादी युग, उसमें ये बुराइयां पैदा हुई जब दलितों पर अत्याचार हुए। मेरा बचपन 1960 की अवधि, 1955 का मेरा जन्म है, तो बचपन 5 साल से याद रहता है। तो 1960 और उसके बाद की बातें मुझे याद हैं। तो ये कोई सामंतवादी युग तो था नहीं। दलित सवर्ण भेद था, जजमानी थी। हमारे यहाँ जो धोबिन आती थी उन्हें बरेठिन चाची कहा जाता था। चाची या मौसी ऐसा कुछ बोला जाता था, बरेठिन कहा जाता था। कपड़े ले जाती थी, दे जाती थी। जितने भी ये लोग आते थे ज़मीन में ही बैठते थे। हमारे यहाँ वैसे भी रिवाज यही हुआ करती थी उस ज़माने में। बहुएं जितनी आती थी मोहल्ले से, कोई भी बहुएं तो ज़मीन में ही बैठा करती थी। सास के सामने चारपाई पे नहीं बैठ सकती थी। ज़मीन में बोरियां पड़ी रहती थी, बोरी बोरी, बोरा बोरी, बस वो बिछा के बैठ जाया करती थी। तो ये वर्ग जितना भी था बड़े प्रेम से आता था, प्रेम से बातें होती थी, इनसे रिश्ते नाते होते थे। मेरी तो रामवती अम्मा थी एक, जो स्वच्छकार जाति की थी, जिसको भंगी कहते हैं। स्वच्छकार जाति की थी। उनका सम्मान मेरे घर में मेरी माँ की तरह ही होता था, क्योंकि मैं जिस अस्पताल में पैदा हुआ था उस अस्पताल की वो स्वच्छता कर्मी थी, सफाई कर्मी थी। और मेरी माँ बीमार हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने ही मुझे नवजात शिशु को एक तरह से हॉस्पिटल में पाला था। तो उनको माँ का सम्मान आजीवन दिया गया। मेरी पत्नी भी विवाह के तुरंत बाद उनसे मिलने गई थी। हम लोग उन्हें ले गए थे मिलाने के लिए, दूर से पैर छुए थे।
रिवाज यही हुआ करता था उन दिनों। यहां पर इंसल्ट कहां थी? वो मेरी पत्नी तो सीधे पैर छूने के लिए आगे बढ़ी थी, लेकिन उन्होंने दूर से ही रोक दिया था। बोली नहीं, आप लोग बड़े ब्राह्मण हैं, आपसे हम पैर थोड़ी छुआएंगे, बहू हो भले ही। पारस्परिक सम्मान था, कोई अपमान था ही नहीं। मैंने पूरे कस्बे में और अपने पूरे बचपन में कभी भी कोई दलित उत्पीड़न नहीं देखा। इस बात के गवाह मेरे साथी भी हैं, मेरे युग के लोग भी हैं। और सच बात यह है कि बड़ा ही सौहार्दपूर्ण वातावरण था पूरे मोहल्ले में। सभी घरों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सब चारों वर्ण के लोग रहते थे। ये अपमानित करने वाली घटनाएं नहीं थी। मेरे बचपन की स्मृतियां बहुत अच्छी हैं और वो सब लोग बहुत अच्छे थे। थैंक यू।